नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात करेंगे, आप जानते हैं कि 2014 के बाद यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रथम बार चुनाव हो रहा है। तो अब जम्मू कश्मीर की स्थितियां बदली बदली सी नजर आ रही है। अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का ही केवल अधिकार नहीं होगा जम्मू कश्मीर के को नियंत्रण करने में, जम्मू कश्मीर के लिए कानून बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं का प्रावधान करने के लिए अब जरूरत होगा केंद्र का भी। अर्थात जम्मू कश्मीर की अब व्यवस्था दो हाथों में चलेगी, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। अगर हम अपनी संवैधानिक प्रावधानों को ध्यानगत रखते हुए जो संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी व्यवस्थाओं को देखें तो आइए इसी विषय पर आज हम बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गया है, नई सरकार का गठन हो गया है। तो नई सरकार की गठन होने के बाद क्या क्या चुनौतियां होंगी सरकार के पास, क्या बदलाव होंगे, इन सभी मुद्दों पर आज हम इस अपने वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं। जो हमारी कक्षाएं होती है वह राजनीति से बिल्कुल दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं होता है। महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी भरी जो बातें होती हैं उसी पर हम लोग अपनी चर्चा को केंद्रित करते हैं। वीडियो को प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए वीडियो सेशन की तरफ वापस आते हैं और टाइटल को समझने का प्रयास करते हैं। बनी नई सरकार और जम्मू कश्मीर से हटा राष्ट्रपति शासन। जब नई सरकार बन गई तो जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन का हटना लाजमी है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था? जम्मू कश्मीर में राज्यपाल होता है या उपराज्यपाल होता है जो केंद्र शासित या जिसे संघ शासित प्रदेश कहते हैं। उनके बारे में हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हुए हैं, उनको कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन सी शक्तियां जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास नहीं होंगे, इन तमाम मुद्दों पर आइए हम बात करते हैं। उसके पहले हम जानेंगे कि हमारा जो ये वीडियो सेशन होगा उसमें चर्चा के पक्ष क्या होंगे, मतलब किन किन बिंदुओं पर हम बात करने वाले। चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे खबर क्या है, खबर को जानेंगे। उसके बाद चर्चा में क्यों है, उसके बाद क्यों महत्वपूर्ण रहा वर्ष 2024 का चुनाव। इसलिए क्योंकि 2014 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। इसके पहले जम्मू कश्मीर क्या था? राज्य था। उसके बाद 2019 से यह केंद्र शासित प्रदेश का इसको दर्जा प्राप्त है। जो नई सरकार बनी है उसकी चुनौतियां क्या क्या होंगी उसके बारे में बात करेंगे। और उपराज्यपाल की शक्तियां, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी हैं, उपराज्यपाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनको कहते हैं, उनकी शक्तियां क्या होंगी और आगे की राह क्या होगी। तो आइए खबर की तरफ रुख करते हैं और बात करते हैं खबर की। उमर अब्दुल्ला स्वान इज इन एज फर्स्ट सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रथम मुख्यमंत्री होंगे जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। आप जानते हैं शासित प्रदेशों का उदय हुआ है, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये अभी तक की भारत की राजनीतिक स्थिति है। तो जम्मू कश्मीर में 2024 में चुनाव हुआ है, चुनाव परिणाम भी आ गए हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बन गए हैं। चर्चा में इसलिए है कि यह चुनाव 10 वर्ष बाद हुआ है, 2014 में हुआ था। और यह जो चुनाव हुआ है वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत किया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को दो हिस्से में बांट दिया गया। एक जम्मू कश्मीर नाम दिया गया केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे का नाम लद्दाख दे दिया गया है। उसी की बात यह कर रहा है। अनुच्छेद 239 क्या है, इस पर भी हम गौर फरमाएंगे। 239 क्यों इससे संबंधित है, इस पर हम बात करेंगे। परिसीमन के बाद यह पहला मतदान हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर यह नई सरकार बनाई है। वहां का जनमत संग्रह मिला है, निर्वाचित सरकार बनी है जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। करते हैं कि यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी महत्वपूर्णता को देखते हैं। तो लोकतांत्रिक बहाली हुई है। चुनाव जम्मू कश्मीर में स्थानीय रूप से चुनी गई सरकार को बहाल करेंगे। स्थानीय रूप से चुनी गई सरकार को बहाल कर हुआ है, इससे लोकतांत्रिक बहाली हुई है जो प्रतिनिधित्वकारी शासन की पुनः स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। दूसरा क्या है इसकी महत्वपूर्णता? एक है क्षेत्रीय स्थिरता। क्षेत्रीय स्थिरता इससे क्या आएगी कि जो स्थानीय प्रतिनिधित्व करेगा, जो स्थानीय लोग होंगे जो प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए हैं, निर्वाचित होकर आए हैं, वह क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने में मदद होगा। स्थिरता और राजनीतिक भागीदारी को इससे बढ़ावा मिलेगा। राज्य की मांग, ये राज्य स्थानीय मांगों को संबोधित करने का एक अवसर प्रदान करेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर की राज्य के रूप में पुनः स्थापना की
मांग भी शामिल है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक यह महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि जो यह चुनाव है यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना है तो जम्मू कश्मीर में कुछ शक्तियां जैसे पुलिस की शक्ति किसके हाथ में होंगी? केंद्र सरकार के हाथ में होगी। नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथ में होगा। जम्मू कश्मीर के कुछ विषयों के अलावा कुछ विषय ऐसे भी होंगे जिन पर कानून बनाने के बाद केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार अगर अनुमति नहीं देता है तो वह जो अधिनियम होगा कानून का रूप नहीं ले पाएगा। इसलिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है। चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है? मुख्य अगर बातों पर हम गौर फरमाएं तो लोकतंत्र की बहाली के लिए की स्थिति में देखा जा रहा है। क्षेत्रीय स्थिरता भी इसमें हावी है, राज्य की मांग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। अब आइए आगे बात करते हैं विधानसभा की शक्तियों के बारे में। आइए हम बात करते हैं वर्ष 1947 की बात करते हैं। हम जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो भारत में 600 देशी रियासतें थी। 35 रियासतें पाकिस्तान के साथ हो गई, बाकी जो रियासतें बची 565 रियासतें जो थी वह किसके साथ? भारत के साथ मिली। लेकिन उसमें जो 3 रियासत थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, तीनों रियासतें कहीं ना कहीं से भारत में विलय होना नहीं चाहती थी। उनके कुछ अपने मंसूबे थे। जम्मू कश्मीर के उस समय राजा हरि सिंह थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर में भारत में अपनी विलयता को, अपनी अधीनता को स्वीकार किया। वही बात कह रहा है कि 1947 के विलय पत्र के अनुसार जम्मू कश्मीर ने केवल रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के संबंध में भारत में प्रवेश किया था। वहीं अगर अनुच्छेद 370 हटाया जा चुका है, लेकिन 370 के तहत संसद के पास जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमित विधायी शक्तियां थी। जो अनुच्छेद हमारा 370 था जिसको हटा दिया गया है, जिस पर बहुत बहस हुआ है, 370 के महत्व क्या है, 35A क्या है, इस पर भी हमने वीडियोस बनाया है। आप जाकर हमारे चैनल पर सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर अनुच्छेद 370 की बात करें तो अनुच्छेद 370 के तहत संसद के पास जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमित विधायी शक्तियां, विधायी मतलब कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त थी। 2019 का जो पुनर्गठन हुआ, 2019 के पुनर्गठन अधिनियम में एलजी की भूमिका बहुत बड़ी है। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल की भूमिका बहुत बड़ी है। जो पहला अगर हम बात करें तो अधिनियम की धारा 32 जो 2019 का जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, उसकी धारा 32 है जो विधानसभा की विधायी शक्ति की सीमा से संबंधित है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विधानसभा जम्मू कश्मीर और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पूरे या उसके किसी भी हिस्से में राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकती है, बशर्ते प्रविष्टि 1 और 2 में उल्लिखित विषयों अर्थात क्रमशः सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस या भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लागू होता है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आएंगे, समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आएंगे, उसमें इनकी विधायी शक्ति क्या है। इसमें विधायी शक्ति में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात दूसरे नंबर की करें इसमें तो 2019 का जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम था उसमें जो धारा 36 है, जो वित्तीय विधेयक या संशोधन उपराज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा, चाहे वह कोई वित्तीय विधेयक हो या संशोधन हो, वित्तीय संशोधन हो या वित्तीय विधेयक हो, वह विधानसभा में प्रस्तुत ही नहीं हो सकता है जब तक उस पर उपराज्यपाल की अनुमति नहीं मिली हो। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली जो न्यू लिकर पॉलिसी थी, नई शराब नीति थी, उसमें भी यही मामला था। दिल्ली सरकार ने क्या किया, वहां पर नई शराब नीति बनाई और बिना उपराज्यपाल की अनुमति के ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि एक वहां पर बवाल का कारण बना, जिसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित बड़े बड़े नेताओं को जेलों की सलाखों के अंदर जाना पड़ा। वही सेम बात कर रहा है कि अगर कोई वित्तीय संशोधन या वित्तीय विधेयक से संबंधित विधेयक को विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाना होगा तो उसके पहले उपराज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। वहां के जो उपराज्यपाल हैं उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, जो विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर आता है या जिसमें उसे किसी कानून द्वारा या उसके अधीन अपने विवेक से कार्य करने या न्यायिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, या अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित है। सार्वजनिक व्यवस्था, जो सार्वजनिक व्यवस्था है और पुलिस के अलावा नौकरशाही और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी एलजी के नियंत्रण में होंगे। सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस के अलावा जितनी बातें हैं महत्वपूर्ण, वह सब एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के
नियंत्रण में होंगे। जब कभी यह प्रश्न उठे कि कोई मामला ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में उपराज्यपाल को इस अधिनियम के तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो उपराज्यपाल का अपने विवेक से लिया गया निर्णय अंतिम होगा। अगर उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के किसी मुद्दे पर जहां आवश्यक हो, हमारे कानून के अनुसार आवश्यक हो, 2019 पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो धाराएं बनी है उसके अनुसार अगर आवश्यक हो, तो उसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा विवेक से, स्वविवेक से लिया गया निर्णय ही उस विधानसभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून को लगाम लगाएगा, उसको एक्ट में नहीं लाएगा और उपराज्यपाल के द्वारा बनाया गया कानून या उनके विवेक के द्वारा लिया गया निर्णय ही सर्वसम्मति से वहां पर बहाल होगा। 2024 में वहां पर चुनाव विधानसभा के हो रहे थे, तो प्रशासनिक परिवर्तनों के दौरान महाधिवक्ता और विधि अधिकारों की नियुक्ति करने का भी अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिल गया था। आगे की राह क्या होनी चाहिए? आगे की राह यह है कि जो नई सरकार का हमारा गठन हो रहा है, राज्य में स्थिरता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली का प्रतीक है। जनता की समस्याओं का समाधान होगा और राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में कदम मिलेगा। यह कहा जा रहा है कि यह एक पूर्ण राज्य के रूप में इसकी बहाली होनी निश्चित है और कुछ दिनों बाद इसको पूर्ण राज्य के रूप में इसकी बहाली होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। सरकार की नीति ने केंद्र सरकार के साथ सहयोग और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने की प्राथमिकता होगी और राज्य की सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों पर इस सरकार का प्रभाव देखने योग्य होगा। तो हमारी जो नई सरकार बनी है, विधानसभा के चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक के तहत जब जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर जम्मू कश्मीर राज्य से जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित राज्यों की उत्पत्ति हुई, उनकी संरचना को व्यवस्थित रूप दिया गया। 2019 में यह व्यवस्थाएं हुई। 2014 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे। 10 वर्ष बाद 2024 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विधानसभाओं के चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाए गए। वहां पर नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो की सरकार बनी है, वहाँ की पार्टी बनी है। अब्दुल्ला वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वो जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री हुए हैं। उनकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, उपराज्यपाल की क्या शक्ति होगी, जो 2019 राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसके तहत उपराज्यपाल की क्या शक्तियाँ है, आगे की राह क्या होगी, इसकी क्या महत्वपूर्णता है चुनाव की, इन सभी मुद्दों पर हमने बात किया। आपको हमारे वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।